रात की तारीकी हर सू फैली थी। अंधेरा इस कदर शदीद था कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था, और ये एक कब्रिस्तान का मंजर था। कोई भी अक्ल और शऊर वाला इंसान आधी रात के वक्त इस कदर तारीकी में यहाँ आने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और एक वो थी जो हर चीज से बेनिहाज होकर अपना अमल करने में मसरूफ थी। इसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। आज इसके अमल का आखिरी दिन था। आज वो अपनी मंजिल के करीब करीब थी। आज इसके कदम कामयाबी को छूने ही वाले थे। इसने इस अमल में कामयाब होने के लिए बहुत कुछ सहा था, डर खौफ का सामना किया था, इन तमाम हदायत का ख्याल रखा था जिनका ख्याल रखने की इस आमिल ने खास तौर पर ताकीद की थी। इसे इस अमल से रोकने के लिए, बाज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। इसे हर तरह से डराया गया, धमकाया गया, खौफजदा किया गया। कितने ही हैबतनाक मंजर इसको देखने को मिले, मगर वो मुस्तकिल मिजाजी से इस पर डटी रही। वैसे तो बहुत डरपोक और नाजुक एहसासात की मालिक लड़की थी, मगर अपने मकसद के हसूल के लिए वो ये खतरनाक काम कर रही थी। आम हालात में वो कभी भी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, मगर अब वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। इसकी मोहब्बत, इसकी चाहत, इसके दिल की खुशी दांव पे लगी हुई थी, और इसको हासिल करने के लिए वो घर से किसी भी हद तक जा सकती थी। और इसका एक सबूत तो इसकी इस वक्त इस कब्रिस्तान में मौजूदगी थी, जहाँ पे लोग दिन के वक्त आने से भी घबराते थे, और ये रात को वहाँ पे अकेली बैठी हुई थी। अब अमल मुकम्मल हो चुका था। इसने एक इत्मीनान बड़ा सांस लिया। सुकून की एक लहर इसके पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। आखिर वो खौफ और डर से बहुत दूर हो गई थी, और खौफ से जीत ही गई थी। कामयाबी इसका मुकद्दर ठहरी थी। इसे आमिल की बात याद आई। इस आमिल ने खास तौर पर ताकीद की थी कि इस 500 साल से सोई हुई चुड़ैल को बुलाने से पहले तुमने अपने इर्द गिर्द मोमबत्तियां जरूर जला लेनी हैं, वरना तुम्हारे अमल का कोई फायदा नहीं है। और अगर तुमने अमल खत्म करने पर अपने इर्द गिर्द मोमबत्तियां जलाकर इसे नहीं बुलाया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसे याद आया कि वो तो माचिस लाना ही भूल गई थी। एक पल को वो सांस लेना भूल गई। इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकती थी? इसे अपनी सारी मेहनत अकारत होती हुई महसूस हो रही थी, मगर अब क्या हो सकता था? इसने वही मंत्र जेरे लब पड़ा जिसको पढ़ने से इस चुड़ैल ने हाजिर हो जाना था। मगर ये क्या, कुछ ही पल गुजरे थे जब इस कब्रिस्तान ने इसके दिल दोस्त चीखों की आवाज सुनी थी, जो तारीकी का सीना चीरती हुई दूर तक सुनी गई। इर्द गिर्द रहने वाले लोग ये आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठे थे, और हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था ये आवाज कैसी थी। दरख्तों पर चैन से सोए हुए परिंदे ये आवाज सुनकर फड़फड़ाते हुए उड़ गए थे। कुछ ही पल लगे थे इस सारे माहौल को शांत होने में, और अगले ही पल माहौल में फिर से सुकून तारी हो गया था, और शायद ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेशेमा साबित होने वाली थी। शहर में चोरी चकारी का खतरा बढ़ गया था, और ये वाकयात पहले से ज्यादा देखने को मिल रहे थे। यही वजह थी कि इस कॉलोनी के चौकीदार की ड्यूटी भी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई थी। वैसे तो वो बेचारा अक्सर एक जगह पर बैठा रहता था और बैठे बैठे ही ऊँघता रहता था, मगर जब से इस कॉलोनी के आसपास ऐसे वाकयात होने लगे थे, तब से वो पहले की निस्बतन अलर्ट हो गया था, क्योंकि अगर इस कॉलोनी में भी ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता तो इसके बारे में वो खुद भी जवाबदेह हो सकता था। इसकी नौकरी को खतरा लाहक हो सकता था, और इसके तो छोटे छोटे बच्चे थे। अगर ये नौकरी इसके हाथ से चली जाती तो वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाता? पूरे इलाके में मटर गश्त कर रहा था। जब वो कॉलोनी के बाहर आया तो इसे फिजा में अजीब सी हबस महसूस हुई। एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। इसने सोचा कि शायद आसपास कोई जानवर मरा पड़ा है, और इसने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। अभी वो कुछ कदम ही चला था जब इसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो रुक गया, और कदमों की चाप भी रुकी। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसे अपने पीछे एक साया नजर आया था, जो कि पलक झपकते ही गायब हो गया। इसे दोबारा ने अपनी आंखें खोलकर देखा, फिर अपनी आंखों को मसल कर देखा, मगर वहां पर कुछ भी नहीं था। इसने इस बात को अपना वहम समझा और आगे की जानिब कदम बढ़ा दिए। अभी इसने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि इस पर से अपने पीछे कदमों को चाप महसूस हुई। इससे पहले ही वो पीछे मुड़कर देखता, अपना बचाव करता।
इसे संभलने का मौका ही नहीं मिला और किसी ने यकदम इस पर हमला कर दिया और तेजी से इसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। खौफ और तकलीफ की शिद्दत से चौकीदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। दहशत के मारे इसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी और वो जो कोई भी था बड़ी बेदर्दी के साथ इसकी गर्दन को नोचते हुए इसका खून पी रहा था। तकलीफ की शिद्दत से चौकीदार की आंखें बंद हो रही थी और वो जो कोई भी था इर्द गिर्द से बेनियाज होकर मजे से अपना काम करने में मसरूफ था। अगले दिन पूरी कॉलोनी में खौफ व हरास फैल चुका था। जब सब लोग सुबह सोकर उठे तो सामने ही कॉलोनी के बीचों बीच चौकीदार की खौफ और बुड़बड़िए की अमली तफसीर बनी हुई लाश पड़ी थी। इसे किसी ने बेदर्दी से खत्म कर दिया था। पुलिस को खबर कर दी गई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। पुलिस सब लोगों से तफ्तीश कर रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि इसकी मौत रात 2 से 3 के दरमियान हुई थी। इसकी हालत देखकर अंदाजा हो रहा था जैसे ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी दरिंदे का काम हो। और सबसे हैरतनाक बात ये थी कि इसके जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। पुलिस के साथ साथ डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इनके कैरियर में ये पहला केस था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। इसके लवाहकीन को इत्तला कर दी गई थी और इसे अपने घर भिजवा दिया गया था। कॉलोनी के कितने ही लोगों ने इसके नमाज जनाजा में शिरकत की थी और इसके खानदान की माली मदद भी की थी। वो क्या कहते हैं कि कोई कितनी भी माली मदद क्यों ना कर दे, जाने वाले की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों में वापस आए तो वो सब लोग आज होने वाले वाक़ये को ही याद कर रहे थे। कॉलोनी में खौफ व खराश फैल चुका था। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों में वापस आए तो वो सब लोग आज होने वाले वाक़ये को ही बयान कर रहे थे। सरे शाम सब लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। अमजद साहब भी अपनी फैमिली के साथ आज होने वाले वाक़ये पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जब इन्हें पलवशे का ख्याल आया, उन्होंने पलवशे को आज सुबह से नहीं देखा था। उन्होंने मुलाजमा को कहा कि पलवशे को बुला कर लाओ। जब मुलाजमा उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो अंदर से अजीब से किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आने लगी, जैसे इस मुलाजमा की आमद अच्छी ना लगी हो। आज जो कुछ हुआ था इसके बाद ये आवाज सुनकर तो मुलाजमा के ख्वास जवाब दे गए। वो भागते हुए सब लोगों के पास गई और कहा कि पलवशा बीबी के कमरे में न जाने कौन सा जानवर है। ये सुनकर वो सब लोग बौखला गए और जल्दी से इसके कमरे की जानिब भागे। जब इसके अब्बू ने 2 से 3 दफा दरवाजे पर दस्तक दी तो पलवशा ने दरवाजा खोला और सब लोगों को देखकर हैरान रह गई। आप सब लोग इस तरह से क्यों खड़े हैं? मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाती। इसके अब्बू तेजी से कमरे में आए और कहने लगे कि यहाँ पे मुलाजमा ने किसी जानवर की आवाज सुनी थी। ये सुनकर मैं डर गया था कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। अरे नहीं, मेरे कमरे में तो कोई भी नहीं है। शबनम को वहम हुआ होगा। अब की बार पलवशा ने शबनम को घूर कर देखा। शबनम को इसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ। इसकी आंखों में अजीब से तासरात थे। एक पल को शबनम का दिल दहल कर रह गया। आज इसे पलवशा बदली बदली महसूस हो रही थी। रात का खाना खाने के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए तो शबनम रात के बर्तन धोने के बाद अपने क्वार्टर में जाती है। बर्तन धोते महसूस हो रहा था जैसे इसे कोई देख रहा हो। इसने इर्द गिर्द देखा, इसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आया। इस बात को इसने अपना वहम समझा, मगर इसे मुसलसल अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपश का एहसास हो रहा था और वो चाह कर भी इस एहसास को जुटला नहीं पा रही थी। और बर्तन धोने के बाद जब वो अपने क्वार्टर में गई तो आज वो वहां पर अकेली थी। वो अपने शोहर के साथ यहाँ पर रहती थी। इसकी सास की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से इसका शोहर आज ही छुट्टी लेकर अपनी माँ को देखने के लिए गांव में गया हुआ था। इसकी शादी को 1 साल का अरसा हो गया था। अक्सर ऐसा होता है कि इसका शोहर 2 दिन के लिए इसे अकेला छोड़कर जाता रहता था और वो इस चीज के लिए जहनी तौर पर तैयार थी। मगर आज न जाने ऐसा क्या हुआ था जो मामूल से हटकर लग रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। फिर इसने अपने खौफ को आज के वाक़ये के साथ जोड़ा। हो सकता है कि ये आज जो कुछ हुआ हो इस वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो, मगर दिल को इत्मीनान किसी सूरत में नहीं आ रहा था। बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी, मगर रफ्ता रफ्ता इसके ऊपर नींद की दीवी मेहरबान होने लगी और वो नींद की वादियों में खो गई। सोते हुए इसे अपने चेहरे के आसपास किसी की गरम गरम सांसों का एहसास हुआ था। कमरे में 0 नाइट का बल्ब जल रहा था। हल्की हल्की रोशनी आन थी। इस रोशनी में जो मंजर इसने देखा
वो इसे खौफजदा करने के लिए काफी था। पलवशा बिल्कुल इसके नजदीक झुकी हुई थी, इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो इसे गुस्से से घूर रही थी। तुम घर वालों को मेरे हवाले से शक में मुब्तला करना चाहती थी। मुलाजमा इसकी बात पर हैरान परेशान रह गई। इसकी तो आवाज भी बदली बदली लग रही थी। अब की बार पलवशा चिल्लाकर बोली, मुझे मेरी बात का जवाब दो। मुलाजमा बेचारी डर गई कि वो क्या बात करे, मगर समझ नहीं आ रहा था कि पलवशा को गुस्सा किस बात पर आ रहा है। पलवशा ने जोर से इसकी गर्दन में डांट गाड़ दिए और वो मुलाजमा तकलीफ की शिद्दत से निढाल होते हुए बिलाखिर अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। अगली सुबह एक क़यामत खेज मंजर सबका मुंतजिर था। एक और खौफनाक खबर सबको सुनने को मिली थी। इस कॉलोनी में ये दूसरा वाकया था जिसने सब लोगों को झंझोड़ कर रख दिया था। पुलिस भी अब हरकत में आ गई थी और घर वालों से बारी बारी सबसे तफ्तीश कर रही थी, क्योंकि ये हादसा इस घर में हुआ था और घर वालों से तफ्तीश करना जरूरी था। इस मुलाजमा की मौत भी इसी तरह से ही वाकया हुई थी जिस तरह से चौकीदार की। इसके जिस्म में भी खून की एक बूंद तक मौजूद न थी। कातिल बहुत ही ज्यादा होशियार था, बहुत ही ज्यादा चालाक, जिसने अपना कोई निशान बाकी नहीं छोड़ा था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। अब इस कॉलोनी में 3-4 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे। घर वाले खौफ के मारे अपने कमरे में डुबके हुए थे। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी, बहुत तेज तूफान था और कॉलोनी में लाइट भी गई हुई थी जिसकी वजह से अंधेरा फैला हुआ था। ऐसे में एकदम बिजली की रफ्तार से एक साया चलता हुआ चौक तक पहुंचता है और गायब हो जाता है। वहां पे इस वक्त एक पहरेदार नजर आ रहा था। वो साया तेजी के साथ इस पर झिपटा और घसीट कर इसे तारीक कोने में ले गया और इसके साथ भी वही खौफनाक खेल खेला गया जो इससे पहले वो 2 लोगों के साथ खेल चुका था। अगले दिन फिर से खौफनाक मंजर सबका मुंतजिर था। अब कॉलोनी में हलचल मच गई थी। वो कॉलोनी चंद दिन तक खुशियों और सुकून का गहवारा थी। अब वहां पर खौफ व खराश फैला हुआ था। लोग वहां से निकलने को बेताब थे, मगर पुलिस ने वहां पे नाकाबंदी कर दी थी। वो किसी को भी वहां से निकलने की इजाजत नहीं दे सकते थे, क्योंकि कातिल इनमें से ही कोई था जो बड़ी चालाकी और सफाई से अपना काम कर रहा था। मगर जो हालत लाश की होती थी, इसको देख के नहीं लगता था ये किसी इंसान का काम है। इस हवाले से थाने में आज मीटिंग रखी गई थी जिसमें इन तीनों केसों को डिस्कस किया गया था। इंस्पेक्टर शाहजेब नया पुलिस में भर्ती हुआ था और अक्सर नए भर्ती होने वालों की तरह इसमें भी जोश और वलवला ताज़ा था। यूं भी वो एक बहादुर नौजवान था। मीटिंग में इस पहलू को भी बयान किया गया था। ये काम किसी इंसान का नहीं लगता, मगर शाहजेब ने अपना नुक्ता नजर बयान किया और कहा कि इसी इंसान का ही काम है। एक ऐसा इंसान जो नफ्सियाती मरीज है और अपने पागलपन में ये सब कुछ कर रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता था कि आज से पहले इस शहर में, इस कॉलोनी में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। इस बार शाहजेब ने कहा कि मैं इस मामले को खुद देखता हूँ। ये केस काफी मुश्किल था और पेचीदा भी था। शाहजेब ने अपनी तफ्तीश का आगाज पलवशे के घर से किया था, क्योंकि एक कत्ल की वारदात तो इन लोगों के घर में हो चुकी थी। जब इंस्पेक्टर शाहजेब इनके घर में तफ्तीश करने के लिए गया तो इसे वहां से कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि वो लोग खुद इस बारे में अनजान थे। फिर शाहजेब ने अपने तौर पर तफ्तीश करनी शुरू की कि इस कॉलोनी में ऐसा कौन है जो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हो या किसी घर में मेहमान बनकर आया हो। पूरी कॉलोनी में ऐसा कोई घर नहीं था, मगर सवाल ये पैदा होता था कि जब कोई बाहर से नहीं आया, ये काम यहाँ पे रहने वाले ही किसी इंसान का था, तो इससे पहले यहाँ पे ऐसा कोई हादसा क्यों पेश नहीं आया। अब सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट कर दी गई थी और पहले से ज्यादा पुलिस वालों की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई थी। अब्दुल्ला की ड्यूटी पलवशे के घर के आसपास लगाई गई थी। इंस्पेक्टर शाहजेब को इन लोगों पे, क्योंकि एक हादसा इन लोगों के घर में पेश आ चुका था जो कि इन लोगों को मशकूक बना चुका था। कितनी देर से अब्दुल्ला इन लोगों के घर पे नजर गाड़े खड़ा था। इसने एक कमरे में एक साया देखा जो हरकत करता हुआ नजर आ रहा था, जो कभी खिड़की से बाहर झांकता और फिर पीछे होकर खड़ा हो जाता। इस कमरे में रोशनी आन थी और वो कमरा दूसरे मंजिल पर था। जिस तेजी के साथ वो साया एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहा था, ऐसे लग रहा था वो बहुत बेचैनी और अस्तराब की हालत में हो। पूरी कॉलोनी में सुकून ताड़ी था, लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे। तो ये कौन था जो आधी रात को
इस तरह से बेचैनी के साथ टहल रहा था। अब्दुल्ला ने शाहजेब का नंबर मिलाया और उसे ये सारी बात बताई। इंस्पेक्टर शाहजेब ने इन लोगों को कहा था कि वो मामूली से मामूली बात भी नजरअंदाज ना करें और इस घर पे खास तौर पर नजर रखनी है। चंद ही पल गुजरे थे कि अब्दुल्ला को यूं महसूस हुआ जैसे इसके पीछे से कोई गुजरा हो। इसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां ताड़की के सिवा कुछ भी नहीं था और अब्दुल्ला ने अब जब इस कमरे की तरफ देखा तो वहां की लाइट ऑफ थी और वहां पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वहां पे शाहजेब भी पहुंच गया था और अगले ही पल इनके पास कांस्टेबल हामटा कामटा आया और कहने लगा कि सर, असद का कुछ पता नहीं चल रहा, वो मेरे साथ ही ड्यूटी कर रहा था। अब मैंने इसको पूरी कॉलोनी में देख लिया है मगर मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। शाहजेब ने अब्दुल्ला को वहीं पर रुकने का कहा और खुद इसके साथ चल पड़ा। शाहजेब ने भी इसके साथ पूरी कॉलोनी को छान मारा मगर असद का कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक से शाहजेब की नजर कॉलोनी से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ पड़ी। ये रास्ता थोड़ा सा कच्चा था और यहाँ पे किसी के घसीटने के निशानात वाजिया थे। इस कांस्टेबल ने शाहजेब की नजरों के ताकब में देखा। वो भी इसको देखकर चौंक गया। जब वो थोड़ा सा और आगे गए तो वहां से झाड़ियों का सिलसिला शुरू होता था और इससे आगे जंगल था। वो इन निशानात पर चलते गए और जब थोड़ा सा और आगे गए तो एक दिल खराश मंजर इनके सामने था। असद की भी वही हालत की गई थी और इसे बेदर्दी से मौत के घाट में उतार दिया गया था। शाहजेब ने फौरन से एम्बुलेंस मंगवाई और इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जबकि खुद वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। और फिर वो लोग आधी रात को ही पलवशा के घर में चले गए। पलवशा की वालिद अमजद साहब आधी रात को पुलिस वालों को अपने घर में देखकर परेशान हो गए थे। आजकल जिस तरह के हालात इस कॉलोनी में चल रहे थे, इस सूरत में कोई भी वाकया होना नामुमकिन नहीं था। शाहजेब ने इनसे कहा कि माजरत चाहता हूँ आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, मगर मैं आपको बताता चलूं कि हमारे एक कांस्टेबल की मौत वाकया हो गई है और इसको भी इसी तरीके से खत्म किया गया है जिस तरह से पहले तीनों लोगों को खत्म किया गया था। ये सुनकर वो लोग भी और ज्यादा खौफजदा हो गए थे। ये सिलसिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मगर इस सब में इन लोगों के घर आना और इसे तफ्तीश करना क्या माने रखता था, जबकि वो लोग भी इस सिलसिले में इतने ही अनजान थे जितने कॉलोनी के बाकी लोग अनजान थे। इस वक्त शाहजेब ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। फिर इसने इस कमरे के बारे में इस्तफसार किया जो दूसरी मंजिल पर था और जिसमें अब्दुल्ला ने किसी को चलते फिरते देखा था। अमजद साहब ने कहा, वो मेरी बेटी पलवशा का कमरा है, मगर इस सब में पलवशा का क्या जिक्र? वो तो इस वक्त आपकी यहाँ मौजूदगी से भी अनजान है, वो तो अपने कमरे में सो रही है। शाहजेब ने कहा कि मैं एक बार फिर से आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं इस कमरे को देखकर अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कांस्टेबल अब्दुल्ला ने वहां पर किसी को चलते फिरते देखा था। कमरे की रोशनी आन थी, इसमें कोई साया हरकत करता हुआ साफ महसूस हो रहा था। अमजद साहब को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दें। इन लोगों को लेकर पलवशा के कमरे में कैसे चले जाएं? आपके कांस्टेबल को कोई गलत फहमी हुई है। आज पलवशा की तबीयत खराब थी और वो तो आज सारी शाम ही सो गई थी। शाहजेब ने एक गहरी सांस ली और कहा कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे। देखिए, ये मेरी ड्यूटी है, तमाम शहरियों की हिफाजत करना मेरे जिम्मे है। हो सकता है कि आपकी बेटी के कमरे में वो कातिल पहुंच चुका हो और वो आपकी बेटी को भी कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे मेरा काम करने दें। अमजद साहब असल रुख वाले इंसान थे। वो चाहते तो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे, मगर वो पुलिस वालों को शक में मुब्तला नहीं करना चाहते थे, इसलिए बेहतर यही था कि वो जो कह रहे थे इनको करने दिया जाता और इनके शक के दायरे से वो खुद को और अपनी बेटी को बाहर निकालना चाहते थे। पलवशा के दरवाजे पर जब दूसरी से तीसरी बार दस्तक दी तब इसने दरवाजा खोला। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। इसका चेहरा सूजा सूजा सा था, जैसे अभी अभी नींद से जागी हो। सामने इसके अबू और दो पुलिस वाले खड़े थे। इसके अबू ने कहा कि ये लोग तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो रास्ते से हट गई। शाहजेब ने पूरे कमरे में तायराना निगाह डाली, मगर इसे कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक इसकी नजर पलवशा के पांव की तरफ पड़ी। इसके जूतों पर कीचड़ नुमा मट्टी लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल ताजी लग रही थी। शाहजेब देखकर चौंक गया। अमजद साहब ने कहा कि सरे शाम अपने कमरे में सो गए थे और इसका मतलब ये था कि वो झूठ बोल रही थी या वो लाइल्म थे। शाहजेब ने पलवशा से पूछा कि वो अपने कमरे से आखिरी दफा कब बाहर निकली थी। पलवशा ने भी यही जवाब दिया, वो आज बहुत जल्दी सो गई थी और इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। 2-4 और सवालात पूछने के बाद वो लोग वहां से वापस आ गए थे, मगर शाहजेब के जहन में अभी तक वही मंजर खटक रहा था।
اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو اس سے پہلے آنے والی 3 رپورٹس کی طرح ہی تھی، اور اس بار بھی قاتل نے اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ مگر شاہزیب کے ذہن میں وہ بات بار بار کھٹک رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پلوشا تو بہت دہان پان سی لڑکی تھی اور اسد تو ایک کڑیل نوجوان تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کو زبردستی لے جائے اور اسے کچھ پتا بھی نہ چلے؟ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو بہکا کر لے گئی ہو۔ کچھ بھی ممکن تھا، ان لوگوں کے پاس واضح کوئی سراغ نہیں تھا اور ان لوگوں نے شک کی بنیاد پر ہی تفتیش کرنی تھی۔ پھر پہلے سے زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی تھی۔ یہ چوتھا دن تھا اور یہاں پہ بلا ناغہ روزانہ حادثہ ہو رہا تھا۔ کالونی میں بے چینی اور خوف و خراش صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ شاہزیب نے عبداللہ کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس گھر پہ خاص طور پہ نظر رکھنی ہے۔ پوری رات ان سب لوگوں نے جا کر گزاری تھی اور یہ بھی شکر تھا کہ آج کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، اور اس سے اگلے 3-4 دن تک بھی کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا تھا۔ اب لوگوں کی بے چینی کم ہو رہی تھی۔ یہ اس سے اگلے دن کا ذکر ہے۔ پلوشا کی روٹین اب گھر والوں کو حیران پریشان کر رہی تھی۔ وہ بہت ہی ہلچل پسند لڑکی تھی، پورے گھر میں چکراتی اور گھومتی رہتی تھی۔ وہ کبھی بھی ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی، کبھی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ تو کبھی کسی کے گھر جانا۔ اب پچھلے کئی دنوں سے وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی اور کھانا بھی اس نے برائے نام کا رکھ دیا تھا۔ آج امجد صاحب گھر پر ہی تھے۔ آج ان کی طبیعت خراب تھی اور آج انہوں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب انہیں پلوشا کا خیال آیا۔ شام ہونے کو تھی اور انہوں نے صبح سے لے کر ابھی تک پلوشا کو نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ملازمہ کو کہا کہ پلوشا کو بلا کے لاؤ۔ جب ملازمہ نے اس کے کمرے پر دستک دی تو کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے دروازے پہ ہلکا سا دباؤ ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملازمہ کو چھت سے گرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو پلوشا کسی چھپکلی کی مانند چھت پر ٹنگی ہوئی تھی اور خونخوار نظروں سے ملازمہ کو دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی جسے سن کر سب گھر والے بوکھلا کے تھے۔ پلوشا زور سے اس پر جھپٹی تھی اور بری طرح سے اپنے ناخنوں سے اس کو نوچنے لگی۔ اس کے منہ سے عجیب سی گراہٹ نما آوازیں نکل رہی تھی۔ اتنے میں اس کے گھر والے بھی پہنچ گئے اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو حق تک رہ گئے۔ امجد نے بہت مشکل سے ملازمہ کو پلوشا سے چھڑایا تھا۔ وہ ملازمہ بہت بری طرح سے خوفزدہ تھی اور بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پلوشا نے اپنے آپ کو قابو میں کر لیا اور کہنے لگی کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، نہ جانے مجھے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ امجد صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں آج صبح سے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے ملازمہ کو کہا کہ تمہیں بلا کے باہر لے کر آئے۔ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تم اپنے کمرے میں آرام کرو۔ جو منظر امجد صاحب نے دیکھا تھا وہ انہیں چونکا گیا تھا، انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ انہوں نے بھی اس کے منہ سے نکلنے والی وہ عجیب و غریب آوازیں سنی تھی۔ جس طرح سے وہ ملازمہ کو نوچ رہی تھی وہ منظر انہیں بار بار یاد آ رہا تھا۔ انہوں نے بھی ملازمہ سے اکیلے میں پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ تب ملازمہ نے آنکھوں دیکھا حال انہیں بتا دیا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں کسی بری شے کا ان کی بیٹی پر اثر تو نہیں ہو گیا اور کالونی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہیں پلوشا ہی تو نہیں کر رہی۔ یہ خیال ہی ان کی جان لینے کو کافی تھا۔ اگر یہ پلوشا کر رہی تھی تو اس سے بچانا پھر بہت مشکل تھا۔ انہوں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ ان کا وہم ہے، ہو سکتا ہے پلوشا کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے غصے میں ملازمہ پر حملہ کر دیا ہو، کیونکہ وہ شروع سے ہی غصے کی بے حد تیز تھی۔ مگر جو کچھ اس ملازمہ نے بتایا تھا وہ کسی بھی طرح نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی بھی انسان چھت کے ساتھ کیسے چپک سکتا ہے؟ سوال تو بہت تھے مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے ملازمہ سے کہا کہ کسی کو کچھ بھی مت بتانا، اور اگلے ہی دن صحن کے بیچوں بیچ سے اس ملازمہ کی لاش ملی تھی۔ یہ دیکھ کے امجد صاحب بالکل ہی ڈہ گئے تھے۔ ان کا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہے یا اس کے ساتھ جناتی معاملات ہیں۔ گو کہ وہ ایک پڑھے لکھے باشعور انسان تھے۔ وہ جن جنات جیسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کے تمام امکانات پر غور کر رہے تھے۔ اور پولیس والوں کو ایک سراغ مل گیا تھا۔ اس ملازمہ کے ہاتھ میں کسی کے بال تھے اور چونکہ وہ اس گھر کی ملازمہ تھی اور اس کا قتل بھی اسی گھر میں کیا گیا تھا،
اس لیے انسپیکٹر شاہ کے شک کا دائرہ گھر کے تمام افراد تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے سب لوگوں کے ڈی این اے کے ٹیسٹ لے لیے تھے اور وہ ان کے بالوں کو ڈی این اے کے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ اس نے سب لوگوں سے ڈی این اے ٹیسٹ شام کو لیا تھا اور یہ رپورٹس اگلے دن تک آنی تھی۔ تب تک ان میں سے کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس رات بھی بارش ہوئی تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی، طوفانی رات تھی۔ شاہ زیب کا وجدان کہہ رہا تھا کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آج بھی کوئی حادثہ ہوگا۔ وہ اس وقت تھانے میں تھا جب اسے عبداللہ کی کال آئی۔ عبداللہ نے اسے بتایا کہ آج پھر اس کمرے میں کوئی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں آج 0 نائٹ کا بلب روشن تھا اور اس روشنی میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ کوئی تھا جو بے قراری سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، جو کھڑکی تک آتا اور پھر واپس پلٹ جاتا۔ شاہ زیب یہ سنتے ہی وہاں سے نکل آیا تھا اور اب وہ بھی عبداللہ کے تعاقب میں دیکھ رہا تھا۔ اسے کسی کی بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عبداللہ کو کہا کہ اس پر نظر رکھنا۔ پھر وہ کالونی کے اس ویران حصے کی طرف آیا جہاں پر ایک کانسٹیبل موجود تھا۔ شاہ زیب قدرے اندھیرے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس سب کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس نے عبداللہ کی کال آئی کہ اب کمرے میں اندھیرا ہو گیا ہے اور وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ عبداللہ کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل بھی کھڑا تھا۔ اچانک سے عبداللہ اور اس کے ساتھی کو کسی جانور کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے آج بھی ایسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کے پیچھے سے کوئی بجلی کی تیز رفتاری کے ساتھ گزرا ہو، اور جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ شاہ زیب کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاس سے کوئی سایہ گزرا ہو۔ اب وہ الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے کانسٹیبل تھا اور وہ بھی اس کے آس پاس ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اس پہ حملہ کر دیتی، اب وہ شاہ زیب کی مضبوط گرفت میں آ چکی تھی اور اب محض پھڑپھڑانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ پلوشہ تھی۔ شاہ زیب کو تو پہلے ہی اس پر شک تھا، مگر وہ حیران تھا کہ اتنی دہان پان سی لڑکی اتنے لوگوں کو کس طرح سے داج دے کر نکل جاتی تھی، اور سب سے اہم سوال یہ تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ اس کا جواب تو پلوشہ ہی دے سکتی تھی۔ وہ لوگ اسی وقت اسے تھانے میں لے گئے تھے اور وہاں پہ جا کر بند کر دیا۔ اگلی صبح پوسٹ مارٹم کی رپورٹس بھی آ گئی تھی جن میں صاف طور پر لکھا تھا وہ ڈی این اے پلوشہ کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کر گیا تھا۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ پلوشہ کے گھر والوں کو بھی اس بات کی خبر دے دی گئی تھی۔ امجد صاحب نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ پلوشہ کی ضمانت کروا سکیں، مگر یہ کیس اب کورٹ تک پہنچ گیا تھا۔ میڈیا تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ سب حقائق جاننے کو بےتاب تھے کہ ایک لڑکی یہ سب کچھ کیوں اور کیسے کر رہی تھی۔ اس نے سب سے الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ اس سے خطرہ تھا کہ وہ اپنی ساتھی خواتین کو بھی کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ پولیس والوں کو اس کی دماغی حالت پر شبہ تھا، اس لیے یہ امکان بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے تھے۔ اس پہ خاص طور پر نظر رکھی جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی دیوار کو بوڑے جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ آدھی رات کو تھانے میں ہلچل مچ گئی۔ انسپیکٹر شاہ زیب اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ وہ 3-4 دن سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا اور 3-4 دن کے بعد ہی وہ سونے کے لیے گیا تھا جب اسے تھانے سے کال کی گئی۔ وہ لڑکی جیل کی جس کمرے میں بند تھی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ انسپیکٹر شاہ زیب کو بھی کال کی گئی۔ جب وہ تھانے میں پہنچا تو اسے عبداللہ اور دوسرے کانسٹیبلز نے بتایا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ سب اپنی اپنی جگہ پر حیرت زدہ تھے۔ اس کے گھر پر گئے مگر وہ اپنے گھر پر بھی نہیں تھی۔ جگہ جگہ ناکہ بندی کی گئی۔ ٹی وی پر اس کی تصویر دی گئی۔ خبر دینے والے کے لیے انعام رکھا گیا، مگر اب شاہ زیب کو یہ کوئی اور چکر لگ رہا تھا۔ افسران سوال پہ سوال کر رہے تھے کہ وہ لڑکی آخر کیسے غائب ہو گئی۔ یہ سوال تو شاہ زیب کے ذہن میں بھی گردش کر رہا تھا۔ وہ خود اس سلسلے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، اور پھر شہر کے مختلف علاقوں سے اسی طرح قتل کی واردات ہونے لگی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا تھا۔ شاہ زیب پر اس کے افسران کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ یہ کیس وہ ہینڈل کر رہا تھا، اور اگر چند دنوں تک وہ اس لڑکی کو بازیاب نہ کروا لیتا تو اس کی نااہلی ثابت ہو جاتی۔ یہ اس کے کیریئر کی شروعات تھی اور اس کا پہلا کیس تھا، اور پہلے ہی کیس میں وہ خود کو نااہل ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک فیصلہ کرنے کے بعد وہ پلوشہ کے گھر کی طرف گیا اور ان کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں جو بھی معلوم ہے مجھے بتائیں۔ آپ قانون کی مدد کریں، بہت سے لوگ اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ایک فیصلہ کرنے کے بعد وہ پلوشہ کے گھر کی طرف گیا
اور इनके वालिद से कहा कि आपको अपनी बेटी के बारे में जो भी मालूम है मुझे बताएं। आप कानून की मदद करें। बहुत से लोगों को जान का खतरा है। अगर आपकी बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है या अगर इससे कोई जहनी बीमारी है, जो भी आपको मालूम है आप मुझे बताएं। अमजद साहब जिनकी पलवशे इकलौती बेटी थी, उन्होंने इसके लिए क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अभी कुछ दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर अमजद साहब ने इसे वो वाकया बताया जो इस मुलाजमा ने बताया था। इसे सुनकर कितनी देर तक इंस्पेक्टर शाहजेब कुछ सोचता रहा। वो कहने लगा, मुझे माफूकुल फितरत मखलूक पे यकीन नहीं है, मगर जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आपने बताया है, इसके बाद ये मुझे कोई और चक्कर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों को ख़त्म कर रही है और जिस तरह से वो जेल से अचानक से गायब हो गई है, इससे ये लगता है कि ये कोई पुरअसरार किस्सा है। कि आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं? कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा वाकया जो इसके साथ रोनमा हुआ हो? अमजद साहब ने लाइमली का इजहार किया। फिर उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, शायद कभी पलवशा ने इनसे किसी बात का जिक्र किया हो, मगर इस बारे में वो भी लाइम थी। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे थे जब एक मुलाजमा वहां पर आई और कहने लगी कि मैं इस सिलसिले में कुछ कहना चाहती हूँ। वो सब लोग इस मुलाजमा को देखकर चौंके। वो पलवशा की खास मुलाजमा थी और यकीनन कोई खास बात जानती थी जब वो लोग नहीं जानते थे। इस वक्त शाहजेब ने कहा, हाँ तुम्हें जो कुछ भी मालूम है तुम बताओ। इसने डरते डरते अमजद साहब की तरफ देखा और इन्हें भी तायद में सर हिलाकर जैसे शाहजेब की बात की तायद की हो। वो कहने लगी कि पलवशा बीबी की क्लास में एक लड़का था जो पलवशा बीबी को बहुत पसंद था, मगर वो लड़का किसी और लड़की से मोहब्बत करता था और जब पलवशा बीबी ने इससे मोहब्बत का इजहार किया तो इसने इनकार कर दिया। और पलवशा बीबी को इनकार सुनने की आदत ही नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी थी और हर वक्त कुछ सोचती हुई परेशान से रहती। सब लोग इनसे इस बात की वजह से पूछते थे, मगर वो किसी को भी नहीं बताती थी। फिर एक दिन जब मैंने इन्हें रोते हुए देखा और इनसे ये बात पूछी तो उन्होंने मुझे सारी बात बता दी। मैंने इन्हें तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी प्यारी हैं, वो आपको ज्यादा दिन तक नजरअंदाज कर ही नहीं सकेगा। मेरी बातों से इन्हें काफी हद तक ढारस बंदी थी। फिर इन्हें न जाने किसने एक आमिल के बारे में बताया। शाम के वक्त उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और इस वीरान सी जगह पर चले गए। मुझे वो जगह ठीक नहीं लग रही थी। मैंने पलवशा बीबी को बोला भी कि ये जगह सही नहीं है, और जब मैंने उस आमिल को देखा तो वो मुझे बहुत मकरू सूरत लगा था, मगर बीबी के सर पर तो इश्क का भूत सवार था। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और हर दूसरे तीसरे दिन मुझे लेकर वहां पे जाने लगी। और फिर इस आमिल ने एक अमल दिया और कहा कि इससे एक चुड़ैल इनके ताबे आ जाएगी जो 500 साल से सो रही है। वो तुम्हारा ये काम जरूर करेगी। वो इस लड़की को खत्म कर देगी जिससे वो लड़का मोहब्बत करता है, और इसे खत्म करने के बाद वो दोबारा से सो जाएगी। यूं तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हें कोई मसला भी नहीं होगा, मगर इस काम को बहुत एहतियात से करना होगा, वरना तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। मैंने बीबी जी को बहुत रोका, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने साहब जी को बहुत बार बताने की कोशिश की, मगर नहीं बता सकी, क्योंकि मुझे डर लगता था अगर पलवशा बीबी को पता लगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। इस दिन वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो उनके अमल का आखिरी दिन था। उन्होंने कहा कि आज वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगी। अब चंद दिनों की ही दूरी है, इसके बाद इनका महबूब इनके दस्तरस में होगा। मगर दूसरे दिन जब मेरी इनसे बात हुई और जब मैंने इनसे अमल के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, और इसके बाद मैं गाँव चली गई। गाँव से आज वापस आई हूँ और आज ही मुझे तमाम बातों का इल्म हुआ है। मुझे लगता है ये सब कुछ इस अमल की वजह से हो रहा है। अब इंस्पेक्टर शाहजेब के हाथ में बात का सिरा आ गया था। इसने मुलाजमा से इस आमिल का पता पूछा, मगर जब वहां पर पहुंचा तो आमिल वहां पर मौजूद नहीं था। आसपास के लोगों से पूछने को पता चला कि वो कुछ दिन पहले यहाँ से चला गया था। अब शाहजेब सोच रहा था कि वो इस आमिल को कैसे ढूंढे। इस आमिल का स्केच बनवाया जिसमें इसका होलिया काफी हद तक नुमाया था। इस दौरान मुख्तलिफ जगह पर कत्ल की भी वारदातें हो रही थी और सबके कत्ल का अंदाज एक ही जैसा था। पलवशा का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अगर किसी जगह पर इसकी मौजूदगी के शवाहिद मिलते भी तो अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाती थी। मुख्तलिफ जगह पर ढूंढते ढूंढते वो इस आमिल तक बिलाखिर पहुंच गए थे। इस आमिल ने अपना होलिया काफी हद तक तब्दील कर लिया था, मगर फिर भी शाहजेब ने इसे पहचान लिया और इसे उठाकर थाने में ले आए। पहले तो मासूमियत और लाइल्मी का इजहार करता रहा, मगर जब पुलिस वालों ने अपना आप दिखाया तो उसे मानते ही बने। इसने ही पलवशा को वो अमल दिया था और पलवशा ने इस अमल में गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उस चुड़ैल ने पलवशा को खत्म कर दिया और इसके जिस्म पर कब्जा कर लिया था।
पलवशा इस दिन इसी पल ही मर चुकी थी और अब जो सबके सामने थी वो कामनी चुड़ैल थी, जो कि सालों से इंसानी खून की प्यासी थी। शाहजेब ने इससे पूछा कि अब इसका क्या हल है, इस चुड़ैल को किस तरह से खत्म किया जाए। आमिल कहने लगा, ये काम थोड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, कोई भी बहादुर इंसान इसको खत्म कर सकता है। फिर इस आमिल ने शाहजेब को वो तरीक़ेकार बताया जिसके जरिए से इस चुड़ैल को खत्म किया जा सकता था। इस वक्त शाहजेब इस जंगल में आ गया था जहां पर इस चुड़ैल की मौजूदगी के अमकानात मौजूद थे। इसके साथ इसके आसपास चुप होकर खड़े हो गए थे। इनके गले में तावीज़ात थे जिनकी मदद से वो उस चुड़ैल से बच सकते थे और वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मगर शाहजेब ने अपना कोई हिफाजती इकदाम नहीं किया था क्योंकि इसे इस चुड़ैल को काबू करना था और इसे काबू करने का एक ही तरीका था, वो अपनी जान को खतरे में डाल लेता। रात का वक्त था। वो ऊंची आवाज में वो कलमात पढ़ने लगा जो इस चुड़ैल को इसके पास बुलाने के लिए मतवजा करने के लिए काफी थे। इसने अपने आसपास वो जरूरी सामान रखा था जो इसके काम आना था। आज 14वीं रात थी। चांद की चांदनी में हर चीज नुमाया नजर आ रही थी। इतने में दूर से किसी के घुराने की आवाजें आने लगी। वो समझ गया था कि वो आ रही है। अब अगला काम बहुत मुश्किल था। इसने अपने हाथ पर कट लगाया। इस कट से इसके हाथ से सुरख मादा बहने लगा जो इस चुड़ैल को इसके पास पहुंचने के लिए माइल कर रहा था और वो तेजी से इसकी जानिब बढ़ने लगी और अब इसके ऐन सामने थी। इससे चंद कदम दूरी पर वो इसे खौफनाक नजरों से देख रही थी। इसकी आंखों में भूख और प्यास साफ महसूस हो रही थी। वो ललचाई ही हुई नजरों से इसके हाथ की तरफ देखने लगी और फिर इसके हाथ पर टूट पड़ी। तकलीफ की शिद्दत से शाहजेब डोरा हो गया था मगर इसने अपने आप को काबू में रखना था क्योंकि इसने बहुत से लोगों की जिंदगियों को बचाना था। इसने मुश्किल से ही अपनी जेब से वो तावीज़ निकाला और साथ ही अपने पास मौजूद सामान से वो आईना निकाला। जो ही शाहजेब ने वो तावीज़ इसके गले में डाला वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी और फिर इसने इसके सामने वो आईना रख दिया। अब इसकी चीखों से पूरा जंगल लरज रहा था। वो बुरी तरह से तड़प रही थी, मचल रही थी। देखते ही देखते पलवशा के जिस्म से वो काला धुआं निकला और इस आईने में तहलील हो गया। उन्होंने जल्दी से एक जगह पर आग जलाई और इस आईने को इस आग में जला दिया। अब इस बला से इस शहर को निजात मिल गई थी। कितना ही वक्त लगा था शाहजेब के हाथ को ठीक होने में क्योंकि इसने इसकी हाथ की हड्डियों तक को चिबा लिया था। अब शहर में अमन और सुकून हो गया था मगर शाहजेब ने एक नई ड्यूटी संभाली थी। इसने इस शहर के आमलीन से हाली करवाना शुरू कर दिया था और जहाँ कहीं भी वो ऐसा कोई काम होता देखता वो इसको बंद करवा देता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई नई पलवशा किसी नई आफत को जगा दे। इस सूरत में इसने अपनी जान से तो जाना ही था मगर साथ और लोगों की जान को भी मुश्किल में डालना था। आज भी इसके माँ बाप इसे याद करके रोते थे। आज भी इस कॉलोनी के लोग जब वो वक्त याद करते थे तो लड़स जाते थे। खत्म शुद।